राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे ससुराल अपना या पराया, बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। माला का आज ससुराल में पहला जन्मदिन था, सो उसने आज पूड़ी कचौड़ी शाही पनीर के साथ मटर पुलाव बनाया था। मीठे में गाजर का हलवा बना लिया था। क्योंकि आज उसका ससुराल में पहला जन्मदिन था तो उसने सोचा कि यह सब चीज़ मैं खुद ही बना लेती हूँ, जो उसने अपने घर पर मनाने की ही अपना जन्मदिन सोची थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब माला अपने जन्मदिन पे खुद ही खाना बना रही थी। नहीं तो मायके में तो सुबह उठते ही माँ और पापा उसको तिलक लगाकर जन्मदिन की बधाई देते थे। फिर माँ और छोटी बहन मिलकर उसकी पसंद का नाश्ता बनाती। नाश्ते की मेज पर उसके छोटे भाई विजय और अमन सब हैप्पी बर्थडे बोलकर उसके जन्मदिन को मनाने की प्लानिंग में लग जाते थे। उस दिन सब लोग छुट्टी ले लेते थे। माँ पिताजी की तरफ से कहीं घूमने जाना होता और उसका तोहफा होता था कहीं घूमने जाना, क्योंकि माता पिता की तरफ से यही उसे पसंद था। इसलिए माता पिता उसे घुमाने लेकर जाते थे। लेकिन उसके भाई बहन मिलकर हर जन्मदिन पर उसे कोई ना कोई खूबसूरत और यादगार तोहफा जरूर देते थे। उसकी अलमारी में ना जाने कितने तोहफे, खूबसूरत डायरियाँ, ज्वेलरी सेट, खूबसूरत सूट आज भी उसने सहेज कर रखे हुए थे, जो उसके छोटे बहन भाइयों ने बड़े प्यार से अपनी बहन को जन्मदिन पर दिए थे। उसने अपने बहन भाइयों की निशानी समझकर उन्हें बहुत ही प्यार से रखा था। उसके बाद पापा उन सबको कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते थे, कभी चिड़ियाघर तो कभी पार्क, कभी और किसी दर्शनीय स्थल पर या कभी किसी बड़े मंदिर में। फिर वो सब किसी रेस्टोरेंट में लंच और डिनर करके घर आ जाते थे। इस तरह हर साल उसका जन्मदिन मीठी यादें छोड़कर जाता था। लेकिन ये तो ससुराल है। सुबह से किसी ने उसे जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी और गिफ्ट की बात तो है ही आई ही नहीं। जब सब अपने अपने काम से बाहर चले गए, माला का मन कुछ बुझ सा गया। फिर उसने सोचा किसी को याद ही नहीं होगा। उसने सबका मनपसंद खाना बनाने के साथ अपनी पसंद का जो मीठा बनाया था, कि जो सबने बोला था वही बनाया। सिर्फ उसने अपनी पसंद में गाजर का हलवा बनाया था। तभी उसकी सास कहने लगी, अरे बहू, क्या आज भूखा ही मारोगी? तब माला कहने लगी, नहीं माँ, अभी आई और अभी लेकर आती हूँ। ममता ने जब सास को खाना परोसा तो एक कटोरी में गुलाब जामुन और गाजर का हलवा देखकर उसकी सास ने पूछा, यह क्या है बहू, जो इतना कुछ बनाया है? तब माला कहने लगी, माँ जी, आज मेरा जन्मदिन था तो सोचा कुछ मीठा बना लूं। तब उसकी सास कहने लगी, बहू, यहाँ तुम्हारे बाप की तरह रिश्वत की कमाई नहीं आती, जो तुम रुपए पानी की तरह बहा रही हो। मेरा पति और मेरा बेटा दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर दो पैसे घर में आते हैं, और तुम उनकी खून पसीने की कमाई रोज पकवान बनाकर उड़ाती हो। माला अपनी सास का मुंह देखती रह गई। उसने जो भी खाने में बनाया था वो उन लोगों के रोज का मेन्यू था। आज उसने मीठा जरूर अपनी मर्जी से बना लिया था। तब उसकी सास बोली, ऐसे क्या देख रही है? अरे अपनी पति की कमाई से कुछ तो मोह रख। एक हम थे, पूरी उम्र अपने हाथों से सब काम किया, लेकिन कभी पकवान बनाकर अय्यासी नहीं की। तब माला बोली, माँ जी, आपके घर में तो हमेशा नौकरानी लगी रहती थी, तो आपने घर का काम कब किया? मेरी शादी होते ही आपने नौकरानी को हटा दिया, वरना इससे पहले इस घर का काम नौकरानी के जिम्मे था। माला ने अपनी सास के सफेद झूठ बोलने पर उसे गुस्सा आ गया और माला की सास उसका मुंह देखती रह गई। माला भी बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, यह मेरी जिंदगी का सबसे बेकार जन्मदिन है। माला सोचने लगी, जब रोहन आ जाएंगे तो उन्हें सब बताऊंगी, और वह गुस्से में अपने कमरे में टहलते हुए सोचने लगी। तभी शाम को रोहन आया और वह सीधा माला के कमरे में गया
और बोला माला से, मैं और पापा कब से ऑफिस से आकर भूखे प्यासे बैठे हैं और तुम कमरे में आराम कर रही हो। माला बोली, रोहन तुम्हें कुछ नहीं पता आज क्या हुआ, आज मेरा जन्मदिन था। तो रोहन बोला, तुम्हारा जन्मदिन था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी माँ से काम करवाओ। माला कहने लगी, मैंने उनसे कोई काम नहीं करवाया और सारा काम मैंने खुद किया है। तब रोहन बोला, तुम फालतू में अपने लिए पकवान बना बनाकर मेरी गाढ़ी कमाई क्यों लुटा रही हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तब ममता बोली, उसने अपने आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, अब तुम भी ऐसा बोल रहे हो, तुम तो कम से कम ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरा दुख समझो। तब रोहन बोला, प्लीज अब ये रोने धोने का नाटक मत करो और चलकर पापा को खाना परोसो, वो बेचारे भूखे बैठे हैं। और ममता कहने लगी, नहीं जाना मुझे, पापा की पत्नी मौजूद है वहां पर, वो उनको खाना खिला सकती हैं। ममता भी गुस्से में आ गई। ममता ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि रोहन का झन्नाटेदार थप्पड़ ने उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जो रोहन का थप्पड़ पड़ते ही माला हैरानी से चुपचाप देखने लगी और वह चुपचाप रोहन ने जो बोला कहने लगा, जो मैंने बोला वो करो, यहाँ हम तुम्हारे नखरे देखने नहीं आए हैं। रोहन गुस्से में जो बड़बड़ा रहा था और बेचारी माला उतरे हुए चेहरे के साथ सबको खाना परोस कर दिया। रोहन ने अपनी माँ को भी साथ में बिठाकर खाना खिलाया। उसके अनुसार माला ने उसकी माँ को खाना नहीं खाने दिया था, क्योंकि आते ही रोहन को उसकी माँ ने भड़का दिया था। किसी ने माला से खाने के लिए भी नहीं पूछा और ना ही उसके आंखों में आंसुओं के बारे में सवाल किया। सब आपस में बाप बेटे माँ मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे और बातें करते हुए खाना खा रहे थे। उनके लिए माला का अस्तित्व सिर्फ एक नौकरानी जैसा था या उससे भी बदतर था। माला ने अपनी सास की तरफ देखा। उसकी सास की आंखों में जीत की चमक थी। उसने माला की तरफ देखकर मुंह बिचका दिया। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक माला की आंख खुली तो देखा रोहन अभी तक उसके कमरे में नहीं आया था। उसने शॉल लपेटी और उठकर बाहर आ गई। देखा तो रोहन अपनी माँ और पापा के कमरे में सोया हुआ था। पहले तो उसने सोचा कि वापस चली जाए, लेकिन उसको कभी अकेले सोने की आदत नहीं था। उसे अकेले में डर लगता था। वो रोहन के सिराने आकर धीरे से उसे बुलाने लगी, रोहन चलिए अपने कमरे में। तभी उसकी सास जाग गई, लेकिन चुप रही। रोहन ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। माला बोली, रोहन चलिए ना, मुझे अकेले में डर लगता है। रोहन बोला, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। रोहन ने गुस्से में कहा और माला का हाथ झटक दिया। माला ने जैसे ही रोहन का हाथ दोबारा पकड़ा, रोहन ने फिर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसे मार दिया। वो गाल पर हाथ रखते हुए बड़ी अचंभित सी हो गई और वह गाली देकर बोला, कुतिया आधी रात को ड्रामा करने आई है, चली जा यहाँ से, नहीं तो मार मार के भूत बना दूंगा। रोहन ने उसे रूम से धक्के देकर निकाल दिया। माला ने किसी तरह रोते हुए वह रात गुजारी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा। वह पूरी रात रोती रही और सुबह 4 बजे जाकर उसकी आंख लगी। तभी उसकी सास की बड़ी ककरश आवाज उसे सुनाई पड़ी। उसकी नींद तोड़ दी और उसकी सास कह रही थी, उठ जा महारानी, सारा घर बासी पड़ा है और ये महारानी सो रही हैं। वो जल्दी से उठकर बाहर आई और कहने लगी, जा उसकी सास पहले झाड़ू लगा ले और फिर बर्तन मांजकर चौका निपटा ले, आज रोहन को जल्दी जाना है। उसकी सास ऐसे बोल रही थी जैसे सब कुछ नॉर्मल हुआ और रात को कुछ हुआ ही ना हो। माला ने खाना बनाया और सास ने ले जाकर रोहन को परोस दिया। रोहन ने माला से बात भी नहीं की थी, जैसे रोहन नहीं माला ही दोषी हो। और हाँ, उसके ससुर जरूर उससे ठीक से बात कर रहे थे। 3 दिन तक ऐसे ही चला। वो सारा दिन काम करती और रात को अकेले सोने कमरे में सोने की कोशिश करती। रोहन उसको देखता भी नहीं था, ना ही बातें करता था। तीसरे दिन रोहन उसके कमरे में आया तो उसने जो आकर पीछे से माला की कमर में हाथ डाल दिया। वो कुछ समझती उससे पहले ही रोहन के साथ वो बिस्तर में थी।
रोहन मनमानी करके सो चुका था। एक शब्द का भी उसे अफसोस नहीं था, ना ही कोई हमदर्दी, ना ही अपनी गलती का एहसास, ना ही माफी की कोई बात। लेकिन ममता फिर भी संतुष्ट थी, कम से कम रोहन उसके पास तो आया था। दूसरे दिन सुबह दोनों को उठने में देर हो गई। जब माला नीचे आई तो ससुर जी बड़बड़ा रहे थे, सुबह की चाय भी टाइम से नसीब नहीं है। माला हड़बड़ाती हुई रसोई में आई तो ससुर जी व्यंग से बोले, बहू कहो तो तुम्हें भी बिस्तर पर ही बेड टी पहुंचा दिया करो, क्योंकि वो अपने लिए चाय बना चुके थे। माला बोली, कैसी बातें करते हो पापा जी, मेरे हुए होते हुए आपने चाय क्यों बनाई? उसने जल्दी से चाय छानकर अपने ससुर को कप पकड़ाया और दूसरा कप सासू माँ के पास ले गई। तो वो होठ टेढ़े करके बोली, ये लक्षण है तुम्हारे, सुबह 8 बजे उठना। माला की निगाहें बरबसी घड़ी की तरफ उठ गई, जहाँ 6:30 का टाइम हो रहा था। लेकिन वह कोई भी जवाब देने के बजाय उसने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि सास को जवाब देने का मजा वो चख चुकी थी। रोहन बिना उस पर ध्यान दिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर बैठा था। वैसे भी रोहन को उससे सिर्फ रात को ही इंटरेस्ट आता था उसमें। उसके बाद तो वह पीठ मोड़कर सो जाता था। फिर माँ के पास चला जाना उसे माला के सुख दुख या पसंद नापसंद किस चीज से कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो समय से खाना मिले, धुले धुलाए कपड़े इस्त्री किए हुए मिल जाएं। बाकी उसके खाने पीने या आराम या किसी जरूरत की रोहन को कोई चिंता नहीं थी। रोहन को न ही उसके परिवार के किसी सदस्य को भी जो उससे कोई मतलब था। लेकिन वे सब ये जरूर चाहते थे कि माला उनकी हर जरूरत फौरन पूरी करे, उनके ऑर्डर पूरा करती रहे, किसी हुक्म के गुलाम की तरह सर झुकाए हाजिर रहे। माला भरकस प्रयास करती कि वह कोई भी मौका ना दे उन्हें कुछ कहने का, लेकिन उसकी सास को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता उसे ठेस पहुंचाने के लिए। माला पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी। अच्छा घर वर देखकर माता पिता ने गांव में विवाह कर दिया था। उन्होंने दहेज में बहुत कुछ दिया था। ससुराल वालों की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। लेकिन कुछ ही समय तक अब उसके लालची सास ससुर ने जो माला को सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल करने की सोची थी। हाँ, वो अपने ससुर को माला बहुत सीधा समझती थी, लेकिन अब उसे पता चला कि यहाँ सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो सब उसको इतना ज़्यादा परेशान करने लगे जो उसकी सहन शक्ति की सीमा से परे था। वो चाय लेकर ससुर के पास पहुंची तो उन्होंने झटपट फोन काट दिया, कप थाम लिया और बोले, बहू तुम्हारे मौसा का फोन आया था, मुझे और तुम्हारी माँ को बुला रहे हैं, चले जाएं हम लोग? उसकी सास ने अजीब से अंदाज में पूछा। तो माला बोली, माँ जी, मौसा जी ने आप लोगों को बुलाया है तो मैं क्यों रोकूंगी? माला ने कुछ ना समझते हुए जवाब दिया। उसकी शादी के बाद उसके ननिहाल में उसकी और रोहन की दावत होनी चाहिए, लेकिन मौसा ने उसके सास और ससुर को बुलाया है और यह बात और उससे बात तक नहीं की। यह बात मुझे कुछ अजीब लग रही थी। माला का मोबाइल रोहन ने बहाने से ले लिया था और फिर यह कहकर कभी वापस ही नहीं किया कि घर में मोबाइल की क्या जरूरत है, जब तुम्हें बात करनी हो तो पापा के मोबाइल से कर लेना। और अपने ससुर से ये बात कही उसने तो उन्होंने भी रोहन की बातों में सहमति जताई। तब तो माला के पास मोबाइल भी नहीं था। कभी मम्मी पापा का फोन आता तो सास ससुर अपने सामने बात करवाते थे और उसके मौसा मौसी से तो आज उन्होंने कोई बात भी नहीं करवाई। उसने जब यह बातें रोहन से बताई तो रोहन ने जवाब दिया, देखो माला, मेरे पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, तो मैं तो तब भी तुम्हें लेकर नहीं जा सकता था। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो मैं माँ से बोल दूंगा, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। और फिर उसने जो माला को अपने पास खींचा, उसके बाद उनकी कोई बात नहीं हो पाई। दूसरे दिन सुबह रोहन तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माला किचन में बिजी हो गई। उसके सास ससुर ने रोहन से क्या बातचीत की वो नहीं सुन पाई थी।
उसकी सास खा पीकर तैयार हो गई और एक बार भी उसने माला से नहीं कहा कि तुम भी चलो हमारे साथ। किसी अपने से मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। जब से शादी हुई है तब से किसी से नहीं मिली हो। सास ससुर ने उसे नहीं टोका और दोनों तैयार होकर जो चले गए और जाने से पहले सास ने समझाया, देखो बहू, यह गांव है, यहाँ के लोग दूसरों के घरों में बहुत पंचायत लगाते हैं। तुम शहर की हो, अभी कुछ नहीं जानती हो, इसलिए हम बाहर से ताला लगा कर जा रहे हैं और यह चाबी रोहन को देते हुए जाएंगे। वो शाम को आकर गेट खोल लेगा। तुम तो वह माला यह सुनकर चुप रही कि यहाँ भी किसी को वह जानती भी नहीं थी। उसकी सास उसको किसी से मिलने या बोलने से रोकती थी। सास ससुर के जाने के बाद उसने घर की सफाई का सारा काम निपटाया और अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर आज पहली बार जो सास घर से बाहर थी तो जो माला अकेली थी, उसने सोचा आज रोहन के साथ खुलकर समय बिताएगी। कोई उसे टोकने वाला नहीं था। उसे उम्मीद थी कि रोहन भी ऑफिस से काम निपटाकर जल्दी घर आ जाएगा। आखिर उसकी पत्नी ताले में जो बंद थी। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात, लेकिन रोहन का कहीं पता नहीं था। उस पर लाइट भी चली गई थी। गांव के घरों में अभी भी यही दिक्कत थी। किसी तरह माला ने लैंप जलाया और कांपती हुई एक जगह बैठ गई। सुबह से अब तक कई लोग आ चुके थे, लेकिन ताला बंद देखकर वापस चले जाते। काश ताला बंद नहीं होता तो कम से कम वह किसी को अपने पास बैठा लेती। कम से कम इतना डर तो नहीं लगता। रात के 9 बजे रोहन वापस आया और खाना खाकर सो गया। ना तो उसने माला से कुछ पूछा, ना ही उसका हाल चाल पूछा और ना ही कोई बात की और ना ही उससे कोई दिल की बात की। दूसरे दिन रोहन तैयार होकर जाने लगा तो उसने ताला लगाने से माला ने मना कर दिया, लेकिन रोहन ने कहा आज तो मम्मी पापा आ ही जाएंगे और वह उसकी बात अनसुनी करके ताला लगाकर चला गया। माला को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। शाम को रोहन के साथ उसके सास ससुर भी आ गए थे। उसकी सास ने बताया, बहू, तुम्हारे मौसा कह रहे थे कि तुम तो जो बहुत घमंडी और बेवकूफ़ लड़की हो। माँ जी, माला कहने लगी, मेरे मौसा ऐसे कैसे कह सकते हैं? कल तक तो वो सबसे हम भाई बहनों की बहुत तारीफ करते थे और आज मेरी सास से मेरे मौसा जी मेरी बुराई करने लगे। तो माला कहने लगी, मैं मौसा जी से पूछूंगी जरूर। तब उसकी सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं बहू, उनसे मत पूछना, नहीं तो वो ये सोचेंगे कि हमने उनसे तुम्हारी चुगली कर दी। और उसकी सास ने जो बहुत जल्दी से जवाब दिया था। आज माला का व्रत था। सुबह सुबह सबको चाय नाश्ता कराकर ससुर और रोहन को ऑफिस भेजकर माला ने घर का सारा काम निपटाया और ऊपर अपने कमरे में जाकर गीता का पाठ करने लगी। व्रत भी था और ससुराल के कष्टों से घबराकर अब वो भगवान से अपनी समस्याओं का हल पाना चाहती थी। लेकिन ससुराल तो ससुराल होता है ना। माला को कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन गीता का पाठ करते हुए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आई तो उसने अपनी सास ससुर का मुंह फूला हुआ देखा। वजह क्या थी यह पूछने की माला में हिम्मत नहीं हुई। एक तो सुबह से बिना खाए पिए काम में लगी हुई थी, दूसरा उसे आजकल बहुत कमजोरी फील हो रही थी। मन करता था कुछ ना करे, बस लेटी रहे, लेकिन यहाँ ऐसा संभव कहाँ था। माला सारे काम निपटाने के बाद सोच रही थी क्या गलती हो गई, अब इन दोनों को क्या हुआ है। पूछने की तो माला में हिम्मत नहीं हुई। शाम को रोहन के आते ही सास ससुर ने बेटे से शिकायत कर दी कि माला दिन भर ऊपर के कमरे में आराम करती रही और उन लोगों को खाना भी नहीं दिया। बस इतना सुनते ही रोहन का पारा हाई हो गया और वह माला से ने जो खाना परोसा तो किसी ने भी नहीं खाया, क्योंकि माला ने खाना बनाया और सबको परोस दिया। रोहन ने बर्तन वापस किचन में रख दिए और बाइक उठाकर बाजार चला गया खाना लाने के लिए। उसके बाद तीनों लोग आराम से होटल के खाने का मजा ले रहे थे और बेचारी माला व्रत के बाद भी कुछ खाए पिए अकेले आंसू बहा रही थी।
दूसरे दिन उसके सास ससुर ने उसके पापा को फोन करके उसकी खूब शिकायत की और उसके पापा कहने पर भी उसके पापा की बात उससे नहीं कराई। उसके पापा कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी से मेरी बात कराओ, लेकिन उसके ससुर ने कोई बात नहीं कराई। और यह सब सुनकर माला बेचारी बस रोती रही और क्या कर सकती थी। इसके अलावा उसने कोई संभालने वाला भी तो नहीं था, ना कोई खाना पूछने वाला। रोहन अपनी माँ के पास फिर से सोने लगा और फिर से उस घर में माला बेचारी अकेली हो गई। 3 दिन बाद उसकी ननंद आई अपने बच्चों को लेकर, तब जाकर बच्चों की चहल पहल से माला का मन बहला। ननंद उसके पास बैठती थी, बातें भी करती थी, तो उसकी सास को उसकी बेटी का उसके पास बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसकी सास तो सिर्फ काम करवाने के अलावा ताने ही मारती रहती थी। सास कभी माला के साथ नहीं बैठती थी, हमेशा अपने पति या बेटे के साथ बैठती थी, वरना अकेली बैठी रहती थी। और वो अपनी बेटी यानी जो माला की ननंद थी उसके पास बैठने के लिए मना करती थी कि माला के पास मत बैठा कर, लेकिन ननंद फिर भी उसके साथ मौका निकाल कर बैठ जाती थी। उसे अपनी ननंद से अपनी तबीयत के बारे में बताया तो माला कहने लगी, दीदी लगता है आपका कोई भतीजा या भतीजी आने वाली है। तब माला ने लजाते हुए यह बात अपनी ननंद से कही तो उसकी ननंद खुश हो गई थी। वह कहने लगी, अच्छा तो रोहन को बताया? तो माला कहने लगी, दीदी वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। तब वह कहने लगी, अरे पागल है, वो देखना माला, जब उसे पता चलेगा तो वो कितना खुश हो जाएगा। इतने में माला की सास अंदर आई। दरअसल वो देखने आई थी कि माला क्या बातें कर रही है। ये उनकी आदत थी, जब माला अकेली घर में होती तो कभी अंदर झांक कर भी नहीं देखती थी, लेकिन अगर कोई लड़की या औरत माला से मिलने आ जाती तो उसकी सास हर दूसरे मिनट पर चक्कर लगाती रहती थी। तब उसकी ननंद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी के लिए ताबीज ले आना और अब भारी काम भाभी को मत करने देना, आप दादी बनने वाली हो। माला की सास ऐसे बन गई जैसे कि सुनाई ही ना हो। दूसरे ही दिन ननंद अपने घर चली गई। रॉन फिर उसके पास सोने लगा था। सास ससुर का मूड भी अब ठीक था, लेकिन यह बस तूफान से आने से पहले की शांति थी। गांव की एक लड़की रिश्ते में उसकी ननंद लगती थी। एक दिन बातों बातों में वो माला से उसे अपने दहेज की बेडशीट दिखाई थी, जिस पर उसने बहुत खूबसूरत पेंट किया था। तब वह उसकी मुंह बोली ननंद बोली, भाभी मेरा प्रैक्टिकल है, क्या आप मेरा एक मेज पोस्ट पेंट कर देंगी? उसने बेचारी ने हिचकते हुए माला से कहा था। तो माला ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत दिन हो गए कुछ पेंट किए हुए भी, चलो इस बहाने से मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर लूंगी। माला ने फौरन उसको हाँ कह दी थी। 2 दिन बाद फिर उसकी सास ने घर में हंगामा मचा दिया कि क्यों माला किसी का काम कर रही है। रोहन ने उस पर इतनी छोटी सी बात के लिए हाथ उठाया था। उसने बिना पूछे क्यों दूसरे का काम किया। उसके ससुर ने उसके पापा को फोन करके कह दिया कि आकर अपनी लड़की को ले जाओ। माला रोती गिड़गिड़ाती रही कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप लोग उनसे कुछ मत कहिए, लेकिन उन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। 2 दिन पहले ही मम्मी ने बताया था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। माला पहले ही पापा की तबीयत को लेकर परेशान थी। अब इस कड़कड़ाती कोहरे वाली ठंड में पापा को इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता सिर्फ उसकी वजह से। उसने 1000 मिन्नतें कर डाली ससुर से और रोहन से कि पापा के आने के लिए मना कर दे, लेकिन ससुर और रोहन दोनों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके अलमारी में लॉक कर दिए। माला बिन पानी की मछली की तरह छटपटाती रही, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उन लोगों के बीच कोई भी तो माला को अपना नहीं समझता था। रोहन भी माला को वो अपनापन और सम्मान कहाँ दे पाता था जिसकी हर स्त्री को चाहत होती है अपने पति से। हर स्त्री चाहती कि उसका पति उसे सम्मान दे, इज्जत दे, उसकी कद्र करे, पर वो घर में सास ससुर और रोहन के होते हुए भी बिल्कुल अकेली थी। ठंड का मौसम और तबीयत की सुस्ती और घबराहट के बावजूद उसने पूरे घर का काम किया। रोहन के कपड़े धोकर सफाई की, खाना बनाया
और पूरा दिन जिस तरह तड़पती रही उसी में उसने गुजार दिया। सिर्फ माला जानती थी रात 8 बजे रोहन पापा को स्टेशन से लेकर आए थे। माला का मन किया कि भागकर पापा के गले लग जाए और खूब रोए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और रसोई में जाकर चाय नाश्ते और खाने की व्यवस्था करने लगी। सास ने का टेढ़ा ही रहा और फूला रहा, लेकिन रोहन और ससुर दोनों का व्यवहार उनके ससुर के सामने जो बहुत अच्छा था। रोहन अपने ससुर को बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा था। यह देखकर समझना मुश्किल था कि ये वही लोग हैं जो कल उनके लाख मना करने और तड़पने पर भी मोबाइल पर पापा से बात करवाने को राजी नहीं हुए। आज पापा से ऐसे घुल मिलकर बातें कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रात का खाना खिलाकर माला थोड़ी देर वहीं अपने पापा के पास बैठना चाहती थी, लेकिन उसकी सास बोली, जा पहले बर्तन मांज के रख ले और चूल्हा समेट ले। रात भर जो रसोई में झूठे बर्तन पड़े रहेंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी घर में। और ना चाहते हुए भी माला को वहां से उठना पड़ा। उसके वहां से जाते ही उसकी सास, ससुर और रोहन तीनों ही उसके पापा से उसकी शिकायतें करने लगे कि यह माला सुबह देर तक सोती है, रात को बर्तन नहीं मांजती, सास के पास नहीं बैठती और इसी तरह की कई उलूल जुलूल शिकायतें जो उन्होंने जो माला के पापा से की। माला के पापा ने शांति से उन लोगों की बातें सुनी और कहा, हमारे घर पर तो बेटी ने कभी इतना काम नहीं किया, वो पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रही और शादी भी हो गई। अब आपके घर में आपकी बेटी बनकर आई है तो जो आप सिखाएंगी सीख लेगी धीरे धीरे। पापा की बात सुनकर उसकी सास ने मुंह बिचकाया और उसके ससुर से कहा, कल हम आपको अपना गांव घुमाने के लिए छुट्टी ले लेंगे क्योंकि रोहन तो बहुत व्यस्त रहता है। रोहन, तुम कमरे में जाओ, बहू अकेली होगी। और उसके ससुर ने कहा। रोहन के जाने के बाद बाकी सब भी सोने के लिए लेट गए। उधर रोहन कमरे में आकर माला को प्यार से गले लगाते हुए कहने लगा, माला, अपने पापा से कह देना कि यहाँ घूम कर चले जाएं क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। यह सुनकर माला को गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, जब मुझे छोड़कर हफ्ते हफ्ते भर अपनी माँ के कमरे में सोते हो तब कैसे मन लगता है। अगर नहीं भेजना था तो बीमारी की हालत में मेरे पिता को 400 किलोमीटर का सफ़र इतनी सर्दी में करके आने के लिए क्यों मजबूर किया। तुम तो सब जानते थे रोहन, माँ बाप के सामने नहीं तो चुपके से फ़ोन करके पापा को स्थिति से अवगत करा सकते थे। अब जब वो आ गए हैं तो तुम चाहते हो कि मैं उनको खाली हाथ वापस भेज दूं। लेकिन यह सब बातें वो रोहन से कह नहीं पाई, केवल सोच कर ही रह गई। लेकिन उसने भी अब तय कर लिया था कि वह अपने पापा के साथ जरूर जाएगी। दूसरे दिन सबको नाश्ता कराने के बाद माला कमरे में आकर पैकिंग करने लगी। पापा को उसके ससुर घुमाने के लिए बाहर गांव में ले गए थे और रोहन रोज की तरह ऑफिस चला गया। सास ने गेट के पास कुर्सी डाली और बाहर ही बैठ गई। ये उनका रोज का काम था। वो बाहर की अंगीठी ही जलाती थी और रोहन और अपने पति के साथ बैठकर धूप होने तक तापती ही रहती थी। एक बार माला को ठंड से बेहाल होकर आंगन में आग जला ली थी तो उसकी सास ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि मेरा घर गंदा हो जाएगा। माला को सर्दी लग रही थी। उसने सोचा आज तो जो थोड़ी सी देर ताप ही ले। जब उसने आग जलाई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रोहन भी घर पर है। उसने टैंक का ठंडा पानी बाल्टी भरकर माला और आग दोनों पर डाल दिया था। वो दिन था और आज का दिन, चाहे माला को जितनी सर्दी लगे, अंगीठी नहीं जला सकती थी और बाहर वाली आग तापने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। आखिर माला एक इज्जतदार परिवार की पर्दे वाली बहू जो थी। खैर, माला ने अपनी पैकिंग कर ली और पापा के आते ही बोली, पापा मैं तैयार हूँ, चलिए पापा। माला के इतना कहते ही मानो घर में तूफान आ गया। उसके ससुर चिल्लाने लगे, हमने तो घूमने फिरने के लिए बुलाया था, तुम रोज अपनी लड़की को लेने चले आते हो, यह तो बहुत गलत है। ले गए तो खुद भागोगे। माला से भी रहा नहीं गया। उसने अब कह दिया, बीमारी की हालत में भी किसी को घूमने बुलाया जाता है, वो भी यहाँ।
इस गांव में देखने के लिए ऐसा क्या है? उसके पापा ने उसे शांत कराया और उसके ससुर से कहा, भाई साहब मैं बीमार हूँ, इतनी जल्दी जल्दी लंबा सफर नहीं कर सकता। अब आ गया हूँ तो माला को भेज दीजिए, फिर जल्दी वापस ले आइएगा। और इस पर उसके ससुर चुप रहे। माला ने अलमारी को लॉक किया और तैयार होकर अपना सामान लेकर बाहर आ गई। इतनी देर में वो लोग रोहन को भी ऑफिस से बुला चुके थे। रोहन चुप था, बस गुस्से से घूर रहा था। उसने माला ने अपनी सास को अलमारी की चाबी दी तो बिना कुछ कहे उसकी सास ने चाबी ले ली और चलते समय सास ससुर और रोहन के पैर छूने लगी तो सास ने अपना मुंह घुमा लिया और बस में बैठते ही माला को ऐसे लगा जैसे किसी कैदी को आज़ादी मिल गई हो। वो खिड़की से बाहर उड़ती हुई धूल और कच्चे पक्के मकान, झाड़ झकाड़, सब कुछ किसी बच्चे की तरह ऐसे देख रही थी जैसे मानो पहली बार दुनिया को देख रही हो। घर पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे बरसों बाद अपनी माँ भाई बहनों से मिली हो। सभी उसके आने से खुश थे। माला ने जो रोहन को फोन करके अपने पहुंचने की सूचना देनी चाहिए तो उसका नंबर लगातार बिजी जा रहा था। ससुर जी का फोन भी बिजी था। तो ये तो बाद में पता चला कि उन लोगों ने माला और उसके सब घर वालों के नंबर ब्लॉक कर दिए थे। फिलहाल मायके आकर माला अब रोज रोज के झगड़ों और नाटक से मुक्ति पा गई थी। उसकी प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही सभी लोग उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। मायके में पापा भी बहुत सारे मेवे ले आए थे। मम्मी रोजाना फल, दूध, हरी सब्जियां उसके लिए अलग से लेना नहीं भूलती थी। भाई बहन बहुत ध्यान रखते थे, कहीं दीदी को कोई भारी काम नहीं करे। मम्मी हर महीने चेकअप करवाने ले जाना नहीं भूलती। रोहन का वही हाल था, ना फोन करता और ना ही रिसीव करता था। ज्यादा फोन करो तो नंबर ब्लॉक कर देता था। माला बहुत परेशान थी। रोहन जैसा भी था उसे वो प्रेम करती थी। उसकी ये बेरुखी माला बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी सहेली से फोन करवाया तो रोहन ने नंबर पर जो राधा ने जैसे ही रोहन को बताया कि वो ममता की सहेली है तो उसने यह कहकर फोन काट दिया कि अभी ऑफिस में हूँ, शाम को आपसे बात करता हूँ। शाम को जो माला की सहेली राधा के मोबाइल पर रोहन का फोन आया तो राधा ने उसका फोन काटकर ममता को कॉन्फ्रेंस पर लेकर रोहन के द्वारा की गई कॉल लगाई तो उसने कहा, हेलो नमस्ते जीजू। सारी गलती से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और कोई बात नहीं हुई थी। आप बताइए कैसे याद किया? रोहन बहुत अच्छे से बातें कर रहा था। रोहन ने जो फोन जो अपनी माँ को दे दिया तो उसकी सास बोली, बेटी तुम्हारी सहेली अपने पति की बिल्कुल इज्जत नहीं करती और ये जो मना करता है तो जिद करके चली गई। इसने जाने के लिए मना किया फिर भी नहीं मानी, अपनी अलमारी में ताला मार कर गई है। बोलो बेटी। रोहन के कपड़े भी लॉक करके चली गई। मेरे बेटे को अनपढ़ जाहिल कहती है, सुबह सोकर नहीं उठती, घर के काम नहीं करती, पर्दा नहीं करती, अपनी पढ़ाई लिखाई का उसको बहुत घमंड है। तो उस माला की सहेली राधा बोली, आंटी जी मैं माला को समझाऊंगी। उसने यह कहकर आखिर में राधा ने किसी तरह बात खत्म की। उसके फोन रखते ही राधा बोली, माला तेरा पति कहीं किसी और के चक्कर में तो नहीं, वरना नई नई शादी हो और पति अपनी नई नवेली दुल्हन के बिना आराम से रह ले, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी माँ उसके मुंह पर और तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, लेकिन वो तो आराम से सुनता रहा। तब माला कहने लगी, नहीं राधा ऐसी बात नहीं है, बस वो मेरे आने से नाराज है। कहने को तो माला ने राधा को जवाब दे दिया, लेकिन वो खुद भी सोच के भंवर में धंसती जा रही थी। न जाने क्यों उसे रोहन के पिछले रवैये और उसकी कुछ बातें जिन्हें उसने मजाक का नाम दे दिया था वो सब रह रह कर याद आ रहा था। कहीं राधा की बात सही तो नहीं? माला का मन और मस्तिष्क में यही चल रहा था। नहीं, राधा ऐसी बात नहीं है। वह यही सोच रही थी। राधा ने जो किया उसके दिमाग में विचार आ जा रहे थे। माला ने दूसरे दिन जो रोहन को फोन मिलाया तो उसने कट कर दिया। माला ने फिर डायल किया, उसने फिर काटा। फिर तो माला बार बार रोहन को फोन करती रही और वो काटता रहा। 3 दिन यही हाल था।
तीसरे दिन रोहन ने फोन उठाकर नॉन स्टॉप गालियां बकना स्टार्ट कर दिया। माला चुपचाप सुनती रही और वो सबके बीच से उठकर अलग जाकर खड़ी हो गई ताकि रोहन के गुस्से भरी आवाज फोन से किसी और को सुनाई ना दे। रोहन गुस्से में था, इसलिए नहीं कि माला मायके आ गई, बल्कि इसलिए कि माला गहने पहनकर और अलमारी लॉक करके मायके चली गई थी। रोहन जो आप माला कहने लगी, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। वह कहने लगी, अलमारी में सिर्फ मेरा सामान है, आपका नहीं। वहां पर फिर भी रोहन कुछ नहीं बोला और फोन काट दिया। माला अब अपने परिवार को लेकर खूब परेशान रहने लगी। फिर उसने निश्चय किया कि अब वह अपने ससुराल ही जाकर रहेगी। उसने यह बात अपने मम्मी पापा को बताई और दूसरे दिन ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। घर से माला रोते हुए निकली और पूरे रास्ते भर अपने ससुराल के आगे सुनने वाले तानों से अपने आप को मजबूत करने में लगी थी और रास्ते भर यही सोचती रही, लड़की का असली कौन है जिससे वो खुश रह सकती है, मायका या ससुराल। अब उसने नियति का यही सब मानकर वह ससुराल में आ गई, लेकिन अब वह अपने आप को मजबूत करके आई थी। अब वह किसी की सुनने वाली नहीं थी। रोहन ने आकर उसे नखरा दिखाया, सास ने ताने दिए तो वह सबका मुंह तोड़ जवाब देती थी। उसने कह दिया, अगर तुम लोग मुझे परेशान करोगे तो ये मत समझना कि मैं तुमसे दबकर रहती हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ तो इज्जत मेरे से करवाओ। अगर तुम लोग अपनी हरकतें नहीं छोड़ोगे तो मैं भी कुछ करने पर मजबूर हो जाऊंगी। आजकल कोई भी बहू सुनकर नहीं रहती है। आप माँ बनोगी, माला ने सास से कहा, तो मैं भी बेटी बनकर दिखाऊंगी। और उसने रोहन से कहा, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुम पति हो मेरे, तुम्हें मेरे दुख सुख का भागीदार बनना चाहिए। क्या तुम सच जानने की कोशिश ही नहीं करते हो? जो माता पिता सिखा देते हैं उसी को सही मान लेते हो। ये कौन सी सही बात है? अब धीरे धीरे माला के कड़कपन का असर पड़ने लगा। सास भी धीरे धीरे अपनी सीध में आने लगी। अब माला किसी से डर कर नहीं रहती थी। वो हर बात का जवाब देती थी, सच्चाई रोहन को दिखाती थी और धीरे धीरे रोहन को समझ आने लगा। उसने समझाया, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, एक दुख दूसरे के सुख के साथी होते हैं। अगर तुम ही मेरा साथ नहीं दोगे तो हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? इस तरह से सास तो थोड़ा नहीं बदली, लेकिन रोहन के जो में बदलाव आने लगा। वह माला को थोड़ी इज्जत देने लगा। सास का तो वही हाल था, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ झगड़ा लेकर बैठ जाती और यह तो घर घर की कहानी थी। माला अब निश्चिंत थी। वह अपनी मर्जी से सारा काम करती थी, कभी सास को कहने का मौका तो नहीं देती, लेकिन सास का जो व्यवहार था उसको बदलना मुश्किल था, इसलिए उसने इस ओर ध्यान देना छोड़ दिया। और कभी कभी अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर जब परेशान होती तो वह अपनी सास को जवाब भी दे देती थी। दोस्तों, इस तरह से माला ने अपने ससुराल में आकर रहने का निर्णय लिया और वहीं पर रहकर उसने धीरे धीरे सब संभाल लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।